तो हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको कल बताया था कि हम इस चैनल पे सबसे पहले वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं आज आपको एक रोड मैप दे रहा हूँ कि आपको वेब डेवलपमेंट में क्या सीखना है। फिर अगर आप कहीं और से भी सीखना चाहते हैं तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आपको एक रोड मैप पता होना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है। आधे लोग तो HTML और CSS फिनिश कर देते हैं, फिर जावास्क्रिप्ट भी पढ़ते हैं, लेकिन आगे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये पता ही नहीं होता है और वो खो जाते हैं। अगर आपको पहले से ही एक रोड मैप पता होगा कि हमें क्या क्या सीखना है और क्या नहीं सीखना है, हम कैसे सबसे तेज फुल स्टैक वेब डेवलपर बन सकते हैं, तो उसके लिए आपको पहले ही रोड मैप पता होना चाहिए। तो मैं आपके लिए यहाँ पे एक रोड मैप लाया हूँ कि आपको कौन सा रोड मैप फॉलो करना है। डेफिनेटली ये वन ऑफ द रोड मैप्स है, ये मैं नहीं कहूँगा कि बस यही एक है, और भी होते हैं। पहले हम ये डिस्कस करेंगे और इसके अलावा और क्या क्या रोड मैप होता है फुल स्टैक वेब डेवलपर बनने का, वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या फॉलो करना होता है, सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होता है हमारा वो होता है HTML और CSS। अगर आप कोई भी रोड मैप फॉलो करें, ये दो चीजें आपको सीखनी ही सीखनी है, ये सारे रोड मैप्स में आ जाते हैं, HTML और CSS। ये दो चीजें सीखने के बाद CSS फ्रेमवर्क ये ऑप्शनल है, ये सीख भी सकते हैं, इसके बगैर भी काम हो सकता है, लेकिन अब हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं तो मैं ये कहूँगा कि आप CSS फ्रेमवर्क पढ़ ही लो, ठीक है। इसमें हम जैसे कि हमारे पास आता है बूटस्ट्रैप 5 जो कि लेटेस्ट वर्जन है इसका, बूटस्ट्रैप 5। और दूसरा आता है टेलविंड CSS। तो हम इस चैनल पे बूटस्ट्रैप 5 फॉलो करने वाले हैं क्योंकि ये बहुत ही ट्रेंडिंग में है और बहुत ही इजी भी है। उसके बाद जब हम ये पूरा कवर करेंगे तो मैं सेपरेटली टेलविंड पे भी वीडियोस ले आऊंगा, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया ऑलमोस्ट 60%, मैं नहीं कहूँगा 40% फ्रंट एंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये तीन चीज़ें सीखने के बाद आप एक स्टैटिक वेबसाइट बना सकते हो। स्टैटिक वेबसाइट जिस पे कोई काम नहीं हो रहा है, जो आप मतलब बटन पे क्लिक करने से कुछ नहीं होता है, वो स्टैटिक वेबसाइट आप इन तीन चीज़ों से सीख सकते हो। लेकिन वेबसाइट को डायनेमिक बनाने के लिए आपको जावास्क्रिप्ट सीखना ज़रूरी है। ये हमारा तीसरा स्टेप रहेगा CSS फ्रेमवर्क सीखने के बाद, कि हम क्या सीखेंगे, जावास्क्रिप्ट। ऑब्वियसली जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें हम अच्छा खासा टाइम देने वाले हैं ताकि हमको ये अच्छे से आ जाए। जावास्क्रिप्ट सीख गए उसके बाद ये जो रिएक्ट है और नोड है, ये बहुत ही इजी है क्योंकि ये इसी के रिएक्ट तो मैं कहूँगा यहाँ पे फ्रेमवर्क नहीं है, इसकी लाइब्रेरी है। रिएक्ट तो जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। जावास्क्रिप्ट एक बार सीख गए हम प्रोग्राम कैसे लिखते हैं तो रिएक्ट बहुत ही आसान हो जाएगा। और उसके बाद Node.js, ये भी जावास्क्रिप्ट ही है। तो जावास्क्रिप्ट हमें अच्छे से सीखने हैं। अगर हमें इस पूरे पाथ में किसी को सबसे ज्यादा टाइम देना है तो वो है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट हमारा बहुत टाइम लेगी और हम इसमें अच्छे से पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे, सारे कंसेप्ट कवर करके पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है गिट एंड गिटहब। ये ऑप्शनल है, आप सीख भी सकते हो लेकिन नहीं भी सीख सकते हो, मर्जी आपकी है। लेकिन एक अच्छा प्रोग्रामर, एक अच्छा वेब डेवलपर बनने के लिए आपको गिट और गिटहब दोनों चीजें ये सीखना जरूरी है। अब ये क्या है गिटहब? गिटहब हमारा एक ऑनलाइन क्लाउड होता है जहाँ पे हम अपना कोड स्टोर करा सकते हैं। इसके और भी फंक्शंस होते हैं, जब दो या तीन कोडर एक ही कोड पे काम कर रहे होते हैं तो उस टाइम वो कैसे अपना कोड लिखते हैं ताकि वो पहले जो वेब डेवलपर ने कोड लिखा है उसके साथ छेड़छाड़ ना करे। तो ये सारा काम किस पे होता है, गिट और गिटहब पे। कहने का मतलब ये है, एक तो हम अपना कोड वहां पे स्टोर करा सकते हैं, दूसरा जब हमारे पास एक ही प्रोजेक्ट पे मल्टीपल पर्सन काम कर रहे होते हैं तब भी हम गिटहब का ही यूज करते हैं। ये भी हम सीखेंगे, ये हमारे पास फोर्थ स्टेप रहेगा, ठीक है। ये एक दो तीन चार चार चीजें सीखने के बाद हम आते हैं रिएक्ट पे। रिएक्ट क्या है? ये जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। अगर हमने जावास्क्रिप्ट अच्छे से पढ़ा होगा तो रिएक्ट में हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत होती है, अगर हम जो चीज रिएक्ट में लिख रहे हैं वो चीज हम प्योर HTML CSS और जावास्क्रिप्ट से भी कर सकते हैं, लेकिन रिएक्ट हम यूज क्यों कर रहे हैं, ये पहले पहले बिगिनर्स को कंफ्यूजन होता है। लेकिन अगर आप
फिर आगे देखेंगे कि हमारे पास अगर बहुत बड़ी वेबसाइट होती है तो उसमें हमें ये जो फ्रेमवर्क्स है, फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स जैसे रिएक्ट, ये बहुत ही मदद करती है कॉम्प्लेक्स वेबसाइट्स बनाने में। और ऑब्वियसली इसका एक और जो पॉपुलर यूज है ये ट्रेंडिंग में इसलिए है क्योंकि इससे हम मल्टी पेज एप्लीकेशन बना सकते हैं। हमारे पास वेबसाइट दो तरीके की होती है, सिंगल पेज, मल्टी पेज। ये बस मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, ये क्या है ऑब्वियसली हम डीप डाइव करेंगे जब हम इन पे अच्छे से पढ़ेंगे। अभी मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, अभी आप ये याद रख लो कि ये जो रिएक्ट है इससे हमें बहुत आसानी हो जाती है एक मल्टी पेज एप्लीकेशन बनाने में। रिएक्ट सीखने के बाद यहाँ तक हमारा फ्रंट एंड जो है वो हो जाता है कंप्लीट। फ्रंट एंड हमारा यहाँ 5th स्टेप पे कंप्लीट हो जाता है। आप एक फ्रंट एंड डेवलपर खुद को कह सकते हो जब आपने रिएक्ट सीख ली। इसके बाद हमारे पास आ जाता है नोड.जेएस। नोड.जेएस क्या है? ये एक जावास्क्रिप्ट का हम बोल सकते हैं, ये जो नोड.जेएस है ये जावास्क्रिप्ट को चलाता है किसके? क्रोम ब्राउजर के बाहर। खाली क्रोम ब्राउजर नहीं, जो कोई भी ब्राउजर क्रोम इंजन यूज करता है जो कि जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर सकता है, उसको हम बाहर नहीं चला सकते हैं। जावास्क्रिप्ट को हम ब्राउजर के बाहर नहीं चला सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट को बाहर चलाने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ता है? नोड.जेएस। नोड.जेएस कोई सेपरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये जस्ट एक एनवायरनमेंट है जो कि जावास्क्रिप्ट को क्रोम ब्राउजर के बाहर चलाता है। तो इसके बाद हमारा टारगेट रहेगा नोड.जेएस, ये हमारा 6th स्टेप रहेगा। नोड.जेएस, इसमें मैं यहाँ पे एक और 7th स्टेप ऐड करूंगा कि हम बैक एंड में नोड.जेएस का फ्रेमवर्क सीखेंगे जिसका नाम है एक्सप्रेस.जेएस। ये हमारा 7th स्टेप रहेगा। ये भी चीज़ों को आसान कर सकता है। ऑब्वियसली हम इसके बगैर भी बैकएंड बना सकते हैं, लेकिन एक्सप्रेस.जेएस जो फ्रेमवर्क है इससे एक तो थोड़ा आसान हो जाता है और ऑर्गेनाइज्ड रहता है हमारा बैकएंड। कोड पढ़ना आसान हो जाता है, लिखना आसान हो जाता है। ये 7th स्टेप कंप्लीट होने के बाद हम पढ़ेंगे मोंगोडीबी। ये हमारा होगा 8th स्टेप। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, जो मैंने पहली वीडियो यहाँ पे रिकॉर्ड की थी कि हम इसमें DBMS पढ़ेंगे। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हम DBMS में SQL पढ़ेंगे और नो SQL पढ़ेंगे। ये किस में आता है? ये नो SQL में आता है। मोंगोडीबी हमारा नो SQL है। नो SQL क्या होता है? SQL डेटाबेस अगर आपको पता होगा, मैं आपको अगर पता नहीं भी है तो आप एज ए लेमैन ये बता सकते हैं कि अगर हम डेटा को टेबल्स में स्टोर कर रहे हैं, डेटा को, तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं? SQL का, और इसे हम रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं। नो SQL या नॉन रिलेशनल डेटाबेस में हम डेटा को टेबल्स के फॉर्म में स्टोर नहीं करते हैं, हम उसको अलग तरीके से स्टोर करते हैं, ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में स्टोर करते हैं। अब ऑब्जेक्ट्स क्या है ये भी हम पढ़ेंगे कहाँ? जावास्क्रिप्ट में। जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि मोंगोडीबी में हम डेटा कैसे स्टोर करते हैं, ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में करते हैं। अब ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे कहाँ? जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। ये सारा कंप्लीट होने के बाद हमारा फुल स्टैक डेवलपमेंट जो है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको इतनी सारी चीजें आ गई तो आप अपने आप को फुल स्टैक डेवलपर कह सकते हो। क्या इतना एनफ होगा? नहीं, मैं तो ये डेफिनेटली नहीं कहूँगा कि इतना एनफ होगा। उसके बाद क्या करना है? हमें 2-3 अच्छे प्रोजेक्ट्स उठाने हैं और खुद की नॉलेज को टेस्ट करना है कि मुझे कितना आता है। और प्रोजेक्ट्स में और भी थोड़ी एडिशनल चीजें होंगी जो हम सीखेंगे वहीं पे प्रोजेक्ट बनाते टाइम, ठीक है। 2-3 हम अच्छे मेजर प्रोजेक्ट्स बनाएंगे जो कि आप अपने रिज्यूमे में शो कर सकते हो। और ये सारा सीखने के बाद आपको क्या सीखना है? इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है। कैसे करोगे ये सारा? अगर आपने सीख लिया फिर आप इसको प्रेजेंट करना सीखना, ठीक है। क्या मैं HTML और CSS दूसरे को पढ़ा सकता हूँ? अगर पढ़ा सकते हो तो फिर इंटरव्यू में क्वेश्चंस का जवाब भी दे सकते हो। इसके बाद हमें इंटरव्यू प्रिपरेशन करनी है, वो भी हम इस चैनल पे करेंगे कि हम कंटेंट को प्रेजेंट कैसे करेंगे। और जो कुछ एडिशनल ट्रिकी क्वेश्चंस हैं जो जावास्क्रिप्ट में आते हैं, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस जो बहुत ही फेमस है, वो भी हम इंटरव्यू प्रिपरेशन में देखेंगे। तो ये हमारा 10th स्टेप होगा, प्रोजेक्ट्स वाला हमारा 9th स्टेप होगा, ये 10th एंड फाइनल स्टेप्स होगा। तो इन 10 स्टेप्स में हम पूरी वेब डेवलपमेंट को सीख सकते हैं। आप
पूरी वेब डेवलपमेंट सीख सकते हो। ये तो एक तरीका हो गया कि हम फुल स्टैक वेब डेवलपर कैसे बन सकते हैं। अब ये जो पाथवे है ना, इसको हम कह सकते हैं ये मर्न स्टैक डेवलपर भी है। मर्न स्टैक, एम मतलब मोंगो जो कि हमने यहाँ 8th स्टेप में बोला, ई मतलब एक्सप्रेस जो कि हमने यहाँ पे 7th स्टेप में बोला, और आर मतलब रिएक्ट जो कि हमने यहाँ पे 5th स्टेप में बोला, और नोड कहाँ पे है, यहाँ पे 6th स्टेप पे है। तो आप ये मर्न स्टैक डेवलपर का पाथ है। इसके अलावा भी और बहुत सारे पाथ्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि जेंगो डेवलपर होता है। जेंगो डेवलपर क्या करता है, उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं, हम जेंगो डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। पहला स्टेप तो उसमें सेम होगा जैसा कि मैंने आपको बताया था, HTML और CSS सीखते हैं। दूसरी चीज हम उसमें क्या सीखते हैं, पाइथन। मेन डिफरेंस ये है कि जो मर्न स्टैक है वहां पे हम जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं, और जो जेंगो डेवलपमेंट है वहां पे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन यूज करते हैं। जेंगो क्या है, ये एक फ्रेमवर्क है जिससे हम वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। HTML सीख लिया, CSS सीख लिया, उसके बाद तीसरा स्टेप हमारा रहता है कि पाइथन को पढ़ें हम एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन को पढ़ने के बाद हम क्या कर सकते हैं, हम जेंगो फ्रेमवर्क सीख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि इसकी पाइथन की मदद से हम कैसे एक वेबसाइट को बना सकते हैं, और फिर डेटाबेस हमारी मर्जी है हम कौन सा चूज करना चाहते हैं, लेकिन जो पाइथन के साथ रिकमेंडेड आता है वो आता है SQLite डेटाबेस इसके साथ रिकमेंडेड है। ऑब्वियसली आप SQL भी यूज कर सकते हो, आप MongoDB भी यूज कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एक्सटर्नल पैकेजेस की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए प्रेफर्ड जो जेंगो डेवलपमेंट है डेटाबेस वो है SQLite। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। ये हमारा एक पूरा पाथवे है जो हमें फॉलो करना है इस जर्नी में। कल से मैं जो पहले सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाला हूँ वो है HTML हमारा अराउंड 5 to 6 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ जो HTML है, इसमें हमारे पास 5 to 6 लेक्चर्स लग जाएंगे, जिनकी ड्यूरेशन, एवरेज लेक्चर की ड्यूरेशन क्या होगी, 20 मिनट्स की, ठीक है। उसके बाद हमारे पास CSS में हमारे पास 15 से 20 में कहूँगा, ठीक है। मैं एक लिमिट नहीं लगा रहा हूँ यहाँ पे, एक रफ आइडिया दे रहा हूँ आपको, और ड्यूरेशन सेम रहेगी वीडियोस की 20 मिनट्स की, ठीक है। HTML और CSS ये तो हमने सीख लिया। उसके बाद जावास्क्रिप्ट, इसमें हमारा अच्छे से 1 मंथ लग जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे देखा जो रिएक्ट यहाँ पे फ्रेमवर्क यूज हो रहा है फ्रंट एंड में, और बैक एंड में जो नोड यूज हो रहा है वो दोनों जावास्क्रिप्ट पे बेस्ड है। इसीलिए हम जावास्क्रिप्ट को अच्छे से 1 मंथ में पढ़ेंगे, पूरे बेसिक से एडवांस्ड तक, ठीक है। मैं स्क्रैच से पढ़ाने वाला हूँ, जीरो क्या, मैं तो बोल रहा हूँ माइनस से मैं स्टार्ट करूंगा, और आपको कुछ ना कुछ नॉलेज एट द एंड ऑफ द मंथ गेन हो चुकी होगी कि आप रिएक्ट और नोड और एक्सप्रेस ये चीजें, तीनों चीजें समझ सकोगे अगर आप जावास्क्रिप्ट में 1 महीने मेरे साथ बने रहेंगे। तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, अब ये बहुत लंबी हो चुकी है, तो ये एक रोड वे था। तो कल से मैं HTML स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप फॉलो कर दीजिएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।